हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो पिछले लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन कंप्लीट कर लिया था। अब हम फिर से अपनी ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो ऑप्टिक्स में हमने रिफ्लेक्शन तक पढ़ लिया था, रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? देखो कि मान लो कोई लाइट है, ये एक डेंसर मीडियम से लेजर में जा रही है। क्या हो रही है? डेंसर मीडियम से लेजर में। ये मान लो डेंसर है μ2, ये लेजर है μ1, ठीक है। डेंसर से लेजर में जा रही है तो इस तरह से ये है इंसिडेंट रे। यहां पे नॉर्मल ड्रा करो, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो क्या होगा? व्हेन ए रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू लेजर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो मान लो इस इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, इसको थोड़ा सा क्या कर दिया हमने? बड़ा, इतना कर दिया तो रिफ्लेक्शन वाला एंगल भी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। अब मान लो थोड़ा सा इसको और बढ़ाया जाए इस तरह से, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां पे आ जाएगी? इस सरफेस पे, इस सरफेस पे। मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया जाता है इस एंगल से, I इक्वल टू यहाँ पे होता है C, इसको हम क्या लेंगे? C बता दूंगा मैं क्या होता है। अगर इससे ज्यादा और बढ़ाए तो ये क्या है? इसके अंदर ही क्या हो जाएगा? इसका लाइट का रिफ्लेक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस इंसिडेंट एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस for which the angle of refraction becomes 90 degree is known as critical angle, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। और अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल कि if the angle of incidence is greater than the critical angle, then the light ray get reflected. This is known as टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक सबसे ज्यादा जरूरी कंडीशन क्या है? आपको पता भी चल रहा है
कि जो लाइट रे है वो डेंसर से किधर जानी चाहिए, रेयरर पे जानी चाहिए, डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए तभी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि अगर रेयरर से डेंसर में आती है ना, तो कितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते रहो, वो रे उसके पास ही जाएगी, इसके अंदर वापस से नहीं मुड़ेगी। तो कंडीशन क्या कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, आप खुद लिखोगे कि द रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, कि लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर में जानी चाहिए, तभी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसी में आगे इसका पार्ट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में और क्रिटिकल एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन critical angle and refractive index। ठीक है, तो मान लो कि जो है ना, ये है क्रिटिकल एंगल अपना, ये क्या है क्रिटिकल एंगल, इस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री, ये वाला। ठीक है, और इसमें ये मानो ग्लास से कहां पे जा रही है, एयर में, ग्लास से कहां पे जा रही है, एयर में, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, आपको पता है। ठीक है, तो इस पे लगाओ अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या था बेटा, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। ठीक है, अब देखो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, साइन आई किसके इक्वल है, साइन सी के इक्वल, साइन सी के इक्वल। ठीक है, डिवाइड बाई साइन आर किसके इक्वल है 90 के, तो साइन 90 इज इक्वल टू, यहां पे देखो म्यू 2 क्या है 1, म्यू 2 क्या है 1, क्योंकि ये मानेंगे फर्स्ट, ये मानेंगे सेकंड, इधर से जा रही है ना, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, तो 1, और म्यू 2 क्या है म्यू। तो अब देखो क्या आ जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, क्योंकि साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन में साइन सी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। Some applications of total internal reflection। ठीक है, तो पहला क्या है, मिरेज, नंबर 1 एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सबसे पहला क्या है, मिरेज। तो बेटा मिरेज क्या होती है आपको अच्छी तरह से पता है, आपने छोटी क्लासों की हिंदी में पढ़ा होगा, मृग तृष्णा क्या होती थी,
मृग तृष्णा। मृग तृष्णा क्या होती थी कि हिरण होता था, क्या होता था, हिरण। हिरण को क्या दिखाई देता है कि रेगिस्तान में क्या पड़ा हुआ है, पानी पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, होता है ना ऐसा। वो भागता है, वहां पे जाकर देखता है पानी नहीं मिलता, फिर उसको क्या दिखाई देता है कि थोड़ी सी दूर पे पानी पड़ा हुआ है, फिर भागता है, ऐसे करते करते भागते भागते क्या हो जाता है, वो मर जाता है। तो ये मिरेज क्या होती है, ये मिरेज इसी का परिणाम है, किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। कैसे होती है देखो, अब ये मान लो क्या है, अर्थ सरफेस, ये क्या है, अपना अर्थ सरफेस है। गर्मियों में क्या होता है, इसका टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसके पास वाली एयर जो है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गर्म। गर्म होके क्या होगी, ऊपर भी उठेगी थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे तो अर्थ के सरफेस के पास तो डेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी, अगर हवा ऊपर उठ जाएगी तो नीचे कम रह जाएगी, मतलब यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी, कम डेंसिटी हो जाएगी। और ऊपर क्या हो जाएगी, ऊपर क्या हो जाएगी, डेंसिटी ज्यादा, जहाँ पे ठंडी हवा है। तो अब देखो क्या होगा, ये लेयर्स बन जाएगी बहुत सारी, ठीक है, लेयर बन जाएगी हवा की, कि नीचे तो जहाँ पे गर्म रीजन है वहां पे तो डेंसिटी कम, ऊपर वाले में ज्यादा, फिर थोड़ी सी ज्यादा, इस तरह से एक लेयर्स बन जाएगी। तो जैसे यहाँ पे मान लो कोई पेड़ खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, अब इससे कोई रे आएगी यहाँ पे, इससे कोई रे यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बेटा, डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है यहाँ पे। तो अब देखो, जैसे ही ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो क्या होगा, इस लेयर में जाने की बजाय ये रे क्या करेगी, इधर मुड़ जाएगी, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, आई इज ग्रेटर देन सी। जैसे ही ये आई सी से ज्यादा बड़ा होगा, क्या होगी, रे का क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि ये रे कहां से आ रही है, अब ऑब्जर्वर को तो इधर से ही आती दिखाई दे रही है, इधर से, तो इसको पेड़ कहां पे दिखाई देगा, वर्चुअल इमेज बन जाएगी पेड़ की किधर, नीचे की तरफ। इसको क्या दिखाई देगा कि धरती के अंदर एक पेड़ है, ठीक है। तो ये क्या होती है, मिरेज होती है, मतलब एक वहम हो जाता है इंसान को कि धरती पे पानी पड़ा है और पानी के अंदर क्या है, नीचे की तरफ पे पेड़ है। तो दिस इज मिरेज। तो समझ में आ गई होगी आपको। एक बार फिर बताता हूं कि गर्मियों में जब धरती का सरफेस क्या होता है, गर्म होता है, तो जो पास की लेयर्स होती है, हवा भी गर्म होगी, ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पे तो डेंसिटी हो जाएगी कम, ऊपर थोड़ी ज्यादा, फिर थोड़ी और ज्यादा, तो इस तरह से लेयर्स बढ़ जाएगी। अब जैसे ही इस पेड़ से एक लाइट रे आएगी, किसी भी ऑब्जेक्ट से, मान लो कोई खंभा भी हो सकता है, लाइट रे आएगी, तो जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, I इज ग्रेटर देन C, जिस भी लेयर पे जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वहां पे क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और रे इसको ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसको रे कहां से दिखाई देगी, यहाँ से, तो यहाँ पे इमेज बनेगी इसकी पेड़ की नीचे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिरेज बोलते हैं। तो आगे देखो, फिर मिरेज के बाद में थ्योरी आप पढ़ लेना, अगर ना समझ आए तो मेरे से पूछ भी सकते हो, सबके पास, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है। अब देखो आगे सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसकी, डायमंड। डायमंड में क्या होता है कि डायमंड को इस तरह से सेट किया जाता है, ठीक है, डायमंड को इस तरह से सेट किया जाता है कि अगर लाइट इसके अंदर एक बार आ गई तो उसके बाद इसके हर एक सरफेस पे जितनी भी बार टकराएगी, क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होगा। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो ये लाइट इसके अंदर ही क्या होती रहेगी, ट्रेवल करती रहेगी। इस वजह से क्या करता है डायमंड चमक, मतलब वो शाइन करता है।
तो देखो क्या होता है, जो मेन कंडीशन हमारी है वो पूरी हो रही है डायमंड के अंदर। क्या कि मान लो ये डायमंड है, जैसे भी है, ठीक है। तो एक बार इसके अंदर रे एंटर कर दी, तो मेन कंडीशन ये है कि रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब डेंसर तो डायमंड है ही आपको पता है, और एयर क्या होती है, रेयर। तो ये जो कंडीशन है कि रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये पूरी हो रही है। तो इसलिए इसके हर एक सरफेस को काट के इस तरह से बनाया जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन है क्रिटिकल एंगल की वो पूरी हो जाएगी, यहाँ पे जाएगी फिर पूरी हो जाएगी। तो ये लाइट इसके अंदर ही बार बार क्या होता रहेगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और डायमंड क्या है, शाइन करता रहेगा। इसके बाद देखो क्या होता है, नंबर 3 क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर्स। प्रिज्म होता है, क्या होता है, प्रिज्म। तो प्रिज्म के अंदर भी क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। कैसे, प्रिज्म को इस तरह से रख दो, प्रिज्म के अंदर लाइट रे एंटर करेगी, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे क्या होगा, जो कंडीशन है हमारी कौन से वाली, रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, वही पूरी हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से रे वापस पैरेलल आ जाएगी, 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनका होगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, देखो एक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से कि अंदर वाली साइड तो ऐसा मटेरियल लगाया जाता है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा, और बाहर वाली साइड दूसरा मटेरियल लगाया जाता है, सिलेंड्रिकल शेप होती है इनकी, वायर की तरह ही। बाहर क्या लगाया जाता है, इसके दूसरा मटेरियल लगाया जाता है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। तो क्या होता है कि जो अंदर वाला मटेरियल होता है ना, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है कम, μ1, इसका क्या होता है, μ2, एंड μ2 इज लेस देन μ1। मतलब क्या है कि अगर ये होता है, इसको हम अंदर वाला जो मटेरियल है इसको हम बोलते हैं क्या, कोर, और जो बाहर वाला होता है उसको हम बोलते हैं क्लैडिंग, ठीक है। कोर और क्लैडिंग याद रखना। जो अंदर वाली लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, कोर, और बाहर वाला जो पोर्शन है इसके बाद जो चढ़ा रखा है हमने, लेमिनेशन कर रखी है इसकी, वो क्या होती है, क्लैडिंग। तो जैसे ही हम इसके अंदर रे डालेंगे, जैसे ही हम इस कोर के अंदर क्या है, रे डालेंगे, इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो यहां पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल जैसे ही क्या है, सी से बड़ा होगा, तो दोनों कंडीशन पूरी होगी। कौन कौन सी, एक तो रेयर से डेंसर में जा रहा है, ठीक है, और दूसरी कौन सी, आई इज ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे फिर से क्या होगा, यहाँ पे फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस तरह से बार बार क्या होता रहेगा, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा, और रे आगे से आगे चलती रहेगी बिना किसी एनर्जी के लॉस के, ठीक है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या, ऑप्टिकल फाइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ट्रांसमिट ए सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी लॉस इन द एनर्जी, कि एनर्जी में लॉस नहीं होता, और सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह से
तक ट्रांसफर कर देता है। कैसे कर देता है? देखो कि मान लो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर करना है तो दो ट्रांसमीटर लगे होते हैं। क्या यहाँ पे एक तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑप्टिकल सिग्नल में, मतलब लाइट में। अब ये ऑप्टिकल फाइबर क्या करेगा, इस सिग्नल को, ऑप्टिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देगा। आगे फिर से एक ट्रांसमीटर लगा होगा जो ऑप्टिकल को फिर से किस में कर देगा, इलेक्ट्रिकल में। इस तरह से सिग्नल क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाएगा बिना किसी एनर्जी के लॉस के। अगर हम इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में ही भेजते तो वायर्स का क्या होता, रेजिस्टेंस भी होता, जिसकी वजह से क्या होती, हीट भी निकलती। कितनी हीट निकलती, I²R/T। तो ये क्या है, हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है इसका। लेकिन अगर हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं तो क्या होगा कि बिना किसी एनर्जी के लॉस के हम एक जगह से दूसरी जगह पे सिग्नल को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और किसके बेस पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल होता है इसका। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो आप एक चीज ये ध्यान रखोगे सिर्फ कि इसके अंदर वाली साइड जो होती है, अंदर वाली जो पोर्शन होता है जहां से सिग्नल ट्रांसफर होते हैं वो क्या होता है, कोर। और जो बाहर इसके बाद लेयरिंग होती है, एक परत चढ़ाई हुई होती है, वो क्या होती है, क्लैडिंग। अब ये क्लैडिंग जो लगाई है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, कोर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से कम है। इस वजह से क्या होगा, इसके अंदर जैसे ही रे घुसेगी तो कंडीशन पूरी हो जाएगी, कौन सी, रे मस्ट बी गो फ्रॉम वेयर डेंसर मीडियम टू वेयर। ठीक है, तो इस वजह से बार बार क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। थ्योरी आप पढ़ लेना बुक में से, अगर समझ में नहीं आता तो मेरे से पूछ लेना। अब आगे आता है स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है टॉपिक का नाम, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस एंड बाय लेंसेज। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्फेरिकल सरफेस क्या होता है इन कागजों में। सबसे पहले क्या देखेंगे, स्फेरिकल सरफेस क्या होता है। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो आपको पता ही है कि आपको लाइट जा रही है, इसके रास्ते में कोई दूसरा मीडियम रख दो, ग्लास रख दो, ग्लास की स्लैब रख दो, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कैसा बना दो, इधर से क्या बना दो, इसको स्फेरिकल बना दो, तो क्या हो जाएगा, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हिच इज स्फेरिकल इन शेप इज नोन एज स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो अब हम इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये भी दो तरह का होता है। देखो कैसा, नंबर 1 तो होता है कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये कैसा होता है कि जिसकी शेप कैसी होती है, कन्वेक्स की तरह होती है। ठीक है, जिसकी शेप कैसी होती है, कन्वेक्स की तरह। और मतलब जो, अब देखो कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा,
इस तरह से, दिस इज कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो याद रखना ये क्या है कन्वेक्स, ये क्या है कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब इनसे हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन का हमें सिर्फ एक ही पढ़ना है, कौन से वाला, कन्वेक्स वाला। ठीक है, अपने सिलेबस में यही है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। Convex reflecting surface when object is in a object is placed in a rare medium। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, रेयर मीडियम में। मतलब क्या है कि रे कहां पे जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है। तो देखो क्या होगा, ये क्या है कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये इसका एक क्या आएगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये आपको पता है क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस अच्छी तरह से। ठीक है, अब मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे O, ये क्या है ऑब्जेक्ट है O। इससे क्या होगा, एक रे जाएगी यहाँ पे, एक रे भी यहाँ पे, एक रे भी बिल्कुल सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाएगी उसका तो कोई डेविएशन नहीं होगा, बिल्कुल सीधी जाएगी। अब यहाँ पे जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये क्या करोगे, नॉर्मल ड्रा करो यहाँ पे क्या किया है, नॉर्मल ड्रा किया। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल ड्रा किया, इस पॉइंट को नाम दे दो C, क्योंकि नॉर्मल कहां से पास होता है, सेंटर से। अब देखो ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब व्हेन ए रे गोज फ्रॉम इंसिडेंट रेडियल मीडियम टू डेंसर मीडियम इट विल गोज टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मतलब ये R क्या होगा, कम होगा, ये वाला R। तो ये यहाँ पे बन जाएगी, यहाँ पे देखो दो रे टकरा रही, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब देखो हम ये लेके चलेंगे कि ये जो मीडियम है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2। ठीक है, एंड μ2 इज ग्रेटर देन μ1, μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो मतलब क्या है कि रेयर से डेंसर में जा रही है। ठीक है, अब देखो इसमें ये पॉइंट हम लेंगे क्या, P, ये पॉइंट हम क्या ले लेंगे, A, क्या ले लेंगे इस पॉइंट को A। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को। अब देखो कि जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसको हम मानते हैं अल्फा। क्या होता है ये, अल्फा। जो इमेज एंगल बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो क्या होता है, बीटा। और जो नॉर्मल एंगल बनाता है वो क्या होता है, गामा। ये चीज आप याद रखना हमेशा। तो ये डायग्राम अगर समझ आ गया हो तो आगे शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, ड्रा ए परपेंडिकुलर AM, ड्रा ए परपेंडिकुलर AM, इसको M नाम दे दो। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ड्रा ए परपेंडिकुलर AM ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब आप एक चीज याद रखना, थ्योरी मैंने लिखवाई नहीं है, आप शुरू से आप अपने आप लिखोगे। क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज μ2।
and the refractive index of surroundings is mu1. Let an object O is placed on principal axis at point O. ठीक है, two rays are coming from the object. One is passing through the principal axis of the convex refracting surface and other is incident on a point A where its refraction takes place. Okay, and the refracted ray will bend towards the normal. Angle of incidence is R and angle of refraction is I and angle of refraction is R. ठीक है, उसके बाद में क्या लिखोगे? The angle which object makes with principal axis is alpha. The angle which image I makes with the principal axis is beta, and the angle which the normal makes with principal axis is gamma. ठीक है, ये लिखोगे. उसके बाद में क्या लिखोगे? ड्रा ए परपेंडिकुलर ए एम ऑन प्रिंसिपल एक्सिस लिख लोगे. आगे देखो क्या होगा, मैं करवा देता हूं. अब आपने एक एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी होगी. क्या होती थी बताता हूं कि ये मान लो कोई ट्रायंगल होती थी. ये क्या है? ट्रायंगल. तो ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी. तो ये जो बार वाला एंगल होता था ना, एक्सटर्नल एंगल, वो किसके इक्वल होता था? ये मान लो डी है, तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या होता था? एंगल ए प्लस में एंगल बी. ऐसी प्रॉपर्टी थी कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल होते थे ना. तो क्या लिखोगे? बाई क्या लिखोगे कि इन ट्रायंगल का नाम लिख लेना, या ऐसे सीधा लिखना. ट्रायंगल का नाम लिखने की जरूरत नहीं. बाई एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी. क्या होता है? अब इसमें देखो, मैं बता देता हूं कि ये जो एंगल आई है, एंगल आई किसकी वजह से बन रहा है? गामा और अल्फा की वजह से, है ना. गामा और अल्फा इसके ऑपोजिट एंगल हो गए ना. तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल अल्फा प्लस में एंगल गामा. क्यों? क्योंकि आई वाले अगर ट्रायंगल बनाते हैं ना, ऐसे बनती है, इस तरह से. यहाँ पे है ये एंगल क्या है? गामा है. यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे क्या है? ये वाला एंगल क्या है? आई है ना. इसको नॉर्मल को आप ऐसे मान लो, समझ आ जाएगी. ऐसे ही है ना. तो एंगल आई इक्वल टू गामा प्लस अल्फा. ठीक है, इसके बाद में क्या है? देखो, ये देखो, एंगल गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा. एंगल गामा इज इक्वल टू एंगल आर प्लस में एंगल बीटा. तो एंगल आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो, एंगल गामा माइनस एंगल बीटा. ये आ गया. ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन. आई के लिए जो आई उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, आर के लिए आई उसको सेकंड मान लो. ठीक है, अब देखो कि एंगल्स आर वेरी स्मॉल. एंगल्स आर वेरी स्मॉल. नहीं, पहले स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, फिर एंगल स्मॉल लिख देना. अप्लाई स्नेल्स लॉ. अप्लाई स्नेल्स लॉ. ठीक है, साइन आई बाई साइन आर. साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1. यहां तक समझ में आ गया कि पॉइंट ए पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1. ठीक है, अब देखो, एंगल्स आर वेरी स्मॉल. एंगल्स क्या है? स्मॉल है. तो एंगल स्मॉल है तो क्या हो जाएगा कि साइन आई नियरली इक्वल टू आई एंड साइन आर इज नियरली इक्वल टू आर. ठीक है, तो ये इसमें रख दो.
ये कहां पर रख दो, ये इक्वेशन थर्ड मान लो, थर्ड इक्वेशन में रखो। तो I बाई आर, therefore I बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। तो म्यू वन I इज इक्वल टू म्यू टू आर। यहां तक आ गया समझ में? आगे देखो फिर, म्यू वन आई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, अल्फा प्लस में गामा इज इक्वल टू म्यू टू आर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, गामा माइनस बीटा। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी के, ठीक है। अब देखो कि जो एंगल स्मॉल है ये पता है, तो हमें ये भी पता है कि टेंजेंट थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा व्हेन एंगल्स आर स्मॉल। और टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या लिखेंगे, एंगल्स आर स्मॉल सो थीटा इज नियरली इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा क्या होता है आपको पता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना। तो अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इज इक्वल टू ए एम बाई ओ एम। क्या आएगा, ए एम बाई ओ एम, यही आएगा। बीटा क्या आएगा, बीटा में फिर परपेंडिकुलर बाय बेस, बीटा इक्वल टू ए एम बाई एम आई, ए एम बाई एम आई, ठीक है। इसी तरह से गामा क्या आएगा, गामा क्या आएगा देखो, गामा इज इक्वल टू ए एम बाई एम सी, ए एम बाई एम सी, ठीक है। तीनों वैल्यू इसमें रख दो इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा, म्यू वन इंटू ए एम बाई ओ एम प्लस में ए एम बाई एम सी इज इक्वल टू म्यू टू इंटू में क्या आएगा, गामा ए एम बाई एम सी माइनस बीटा, बीटा क्या है, ए एम बाई एम आई, ठीक है। अब देखो चारों में ऊपर वाली तरफ क्या है, एम 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 एम, चारों क्या हो जाएंगे, कॉमन लेके कैंसिल, ठीक है। तो क्या आएगा, अब देखो m इज वेरी नियर टू p, m इज नियरली इक्वल टू, m इज वेरी क्लोज टू p, m इज वेरी क्लोज टू p। सो अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, म्यू वन अपॉन में ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, एम को हम क्या लिखेंगे, p। तो क्या आ जाएगा, ओ पी प्लस में म्यू वन अपॉन में m को फिर से क्या लिखेंगे, p, तो p c इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन में p c माइनस म्यू टू अपॉन में p i। ये लिखेंगे ना, m को क्या लिख दिया हमने, p लिख दिया। अब देखो OP किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के माइनस यू के, किसके इक्वल है, माइनस यू के। तो OP की जगह क्या लिखेंगे, माइनस यू। तो म्यू वन अपॉन में माइनस यू प्लस में म्यू वन अपॉन में PC, PC किसके इक्वल है, R के इक्वल, किसके इक्वल है, R के इक्वल है ना। सेंटर और P के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, रेडियस R इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन में PC R माइनस
μ2 अपॉन में ये पी आई किसके इक्वल है, इमेज डिस्टेंस v के, ठीक है। इमेज डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, v के। तो अब देखो क्या आ जाएगा, r वाला उस साइड कॉमन ले लो तो क्या आएगा, μ1 अपॉन में माइनस u प्लस में μ2 अपॉन में v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। ये फॉर्मूला आ गया किसका, जब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, किस साइड रखा हुआ है, रेयर मीडियम में, ठीक है। इमेज कहां पे बन रही है, डेंसर में। तो यहां तक आप पढ़ोगे, कल आपको लेस मेकर फॉर्मूला करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू।